तो 3 तरीके जाने थे कि आप इंस्टिगेशन के माध्यम से दुष्प्रेरण कर सकते हैं, आप कॉन्स्पिरेसी के माध्यम से कर सकते हैं, या इंटेंशनल एड। इन 3 माध्यमों से दुष्प्रेरण किया जा सकता है। अब आज बात करेंगे कि दुष्प्रेरक कौन होता है, और दुष्प्रेरक जो व्यक्ति होगा उसके लिए जो आपराधिक दायित्व है, उसका पनिशमेंट के संबंध में प्रावधान है, कब कब कम और ज्यादा होते हैं, और कब उसके कार्य के परिणाम उसकी वांछा के अनुरूप नहीं है फिर भी उसको जिम्मेदार माना जा रहा है। इन प्रावधानों पर बात करेंगे। तो दुष्प्रेरक की बात करें तो धारा 108 दुष्प्रेरक की परिभाषा बताती है कि किस व्यक्ति को आप दुष्प्रेरक मान सकते हैं। अबेटर कौन होगा? जब हमने कल 107 में बात की थी दुष्प्रेरण की, तो वहां देखिए लिखा हुआ था कि आप एनीथिंग को अबेट कर सकते हैं, किसी बात का भी आप दुष्प्रेरण कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जिस बात का आपने दुष्प्रेरण किया है वो हमेशा अपराध ही हो, अपराध से इतर भी चीजों का दुष्प्रेरण किया जा सकता है। अब जब 108 देखते हैं तो 108 अपराध के दुष्प्रेरण की बात करती है। जिस दुष्प्रेरक की हम इस पूरी आईपीसी में बात करेंगे वो अपराध का दुष्प्रेरक होगा। 108 यही बताती है कि ए पर्सन अबेट एन ऑफेंस, कहा जाएगा कि एक व्यक्ति ने किसी अपराध का दुष्प्रेरण किया है यदि वो सीधे किसी अपराध को दुष्प्रेरित करता है। एक व्यक्ति ए है, वो बी नामक व्यक्ति से कहता है कि तुम सी को जाकर गोली मारो। ए ने किस बात के लिए दुष्प्रेरित किया बी को? सी की हत्या करने के लिए। या तो सीधे आपने अपराध का दुष्प्रेरण किया है तो माना जाएगा कि आपने 108 के अबेटर के कंटेंट पूरे कर दिए, या आपने जिस बात का दुष्प्रेरण किया है वो अपराध इस कारण नहीं है कि उसको करने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ कमियां छोड़ देता है, जैसे अनसाउंड पर्सन है, पागल व्यक्ति है, या चाइल्ड है, या कोई व्यक्ति तथ्य के भ्रम के अधीन काम कर रहा है या भूल से काम कर रहा है, तो वो व्यक्ति हालांकि उसका जो डूअर है उसका काम कहां जा रहा है, 100 जो जनरल एक्सेप्शन है वहां आ जा रहा है, लेकिन अबेटर को मुक्ति नहीं मिलेगी। आपने किसी 5 साल के बच्चे को कहा कि तुम जाकर सी को गोली मारो, 5 साल के बच्चे का काम धारा 82 में आ जाता है, उसको पूर्णतया छूट है, उसका कार्य अपराध नहीं है। लेकिन जो ए नामक व्यक्ति है जिसने उस बच्चे को पिस्टल देकर गोली चलाने के लिए कहा, उसका दायित्व तो रहेगा, यद्यपि डूअर जो है बच्चा, वो इस कारण उसका कार्य अपराध नहीं है कि वो 5 साल से कम है, लेकिन जो उसको उकसाने वाला व्यक्ति है उसके बावजूद अबेटर की परिभाषा में आएगा। तो यही लिखा हुआ है, 2 पार्ट में अबेटर को बताया गया है कि आप या तो सीधे अपराध का दुष्प्रेरण कर दें तो माना जाएगा कि आपने अपराध का दुष्प्रेरण किया है, आप किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण कर दें तो माना जाएगा कि आपने अपराध का दुष्प्रेरण किया है, या आप जिस कार्य का दुष्प्रेरण कर रहे हैं वो अपराध इस कारण नहीं है कि उसे करने वाला व्यक्ति विधि के अनुसार समर्थ नहीं था, वो बच्चा था इसलिए उसका काम अपराध नहीं है, लेकिन बच्चे को दुष्प्रेरित करने वाला व्यक्ति 108 के तहत आ जाएगा। तो 2 चीजों का दुष्प्रेरण अपराध कहलाता है, या तो आप किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करें, या आप किसी ऐसे कार्य को किए जाने का दुष्प्रेरण करें जो अपराध होता लेकिन उसे करने वाले व्यक्ति की असमर्थता के कारण वो अपराध नहीं है। दोनों स्थितियों में माना जाएगा कि आपने अपराध का दुष्प्रेरण किया है। ध्यान ये रखिएगा कि दुष्प्रेरक वही हो सकता है जो अपराध का दुष्प्रेरण करता है। आप किसी एक व्यक्ति दूसरे को उकसाते हैं कि तुम नदी में तैर जाओ, और वो नदी में तैर जाता है, तो वहां आपने किसी बात का तो दुष्प्रेरण किया, सामने वाले व्यक्ति को सामने वाला व्यक्ति आपके उकसाने के परिणाम स्वरूप नदी में तैर गया, पर चूंकि उसका नदी में तैरना कोई अपराध नहीं है इसलिए आप दुष्प्रेरक नहीं कहे जाएंगे। यद्यपि आपका काम आपके उकसाने के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति कुछ कर दे रहा है, लेकिन वो अपराध नहीं है, जो काम वो कर रहा है वो अपराध नहीं है। तो यही अंतर समझना है 107 और 108 में। 107 किसी बात के दुष्प्रेरण की बात करती है कि किसी भी बात का दुष्प्रेरण हो सकता है, लेकिन 108 कहती है कि अपराध का दुष्प्रेरण तब होगा जब आप अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करें या किसी ऐसे कार्य का किए जाने का दुष्प्रेरण करें जो अपराध होता लेकिन कर्ता की असमर्थता के कारण अपराध नहीं है। इसके 5 स्पष्टीकरण हैं, वो 5 स्पष्टीकरण दुष्प्रेरक की दायित्वों को और अच्छे से बताते हैं। पहला स्पष्टीकरण यह कहता है कि किसी कार्य के अवैध लोप का दुष्प्रेरण अपराध की कोटि में आ सकेगा, चाहे दुष्प्रेरक उस कार्य को करने के लिए स्वयं आबद्ध ना हो। हमने कल एक दृष्टांत देखा था, और जब इंटेंशनल एड की बात हो रही थी वहां देखा था कि आप अपनी ड्यूटी को ओमिट करके भी किसी को दुष्प्रेरित कर सकते हैं।
जैसे जो चौकीदार था उसका काम था दरवाजा बंद करना। कल एक दृष्टांत दिया गया था कि एक चौकीदार है, उसकी ड्यूटी है कि वो प्रॉपर दरवाजा बंद करे और खोले। उसने क्या किया कि डकैतों से मिलकर दरवाजे को खोल के रखा। तो उसने एक लोप करके, उसका जो दायित्व था कि दरवाजे को बंद रखे, उस दायित्व का अपालन करके उसने ऐड दे दिया, इंटेंशनल ऐड दे दिया और डकैती का दुष्प्रेरण किया। तो ये उसी को स्पष्ट करता है, एक और आगे तक ले जाता है सीमा तक। जो पहला स्पष्टीकरण कहता है कि यह जरूरी नहीं है कि जिस कार्य का लोप हो रहा है उस कार्य को करने के लिए दुष्प्रेरक ही दायी हो। ये यही कह रहा कि किसी कार्य का अवैध लोप दुष्प्रेरण की कोटि में आ सकेगा, चाहे दुष्प्रेरक उस कार्य को करने के लिए स्वयं आबद्ध ना हो। एक दृष्टांत से समझते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर है। हमने कल एक दृष्टांत देखा था कि पुलिस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर के सामने उसके सबऑर्डिनेट किसी व्यक्ति को मारपीट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उससे कन्फेशन प्राप्त करना, और पुलिस ऑफिसर वहां से चला जाता है। तो पुलिस ऑफिसर ने क्या किया? उस 330 के अपराध का दुष्प्रेरण किया। अब यहां एक और प्राइवेट व्यक्ति आ जाता है। पुलिस ऑफिसर सीधे दुष्प्रेरक आ गया। अब प्राइवेट व्यक्ति क्या करता है कि प्राइवेट व्यक्ति उस पुलिस ऑफिसर को वहां से हटने के लिए दुष्प्रेरित करता है। ड्यूटी किसकी है? 330 के अपराध को निवारित करने की, उसके सामने पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है। लेकिन प्राइवेट व्यक्ति क्या करता है? पुलिस ऑफिसर को अपनी ड्यूटी का लोप करने के लिए दुष्प्रेरित करता है। तो ये स्पष्टीकरण एक उसी प्राइवेट व्यक्ति की बात कर रहा है कि जरूरी नहीं है कि दुष्प्रेरक की ही ड्यूटी हो कि वो अपराध का निवारण करे। ड्यूटी किसकी थी? पुलिस ऑफिसर की थी, और प्राइवेट व्यक्ति ने पुलिस ऑफिसर को दुष्प्रेरित किया कि तुम यहां से हट जाओ, और इस प्रकार 330 के अपराध का दुष्प्रेरण किया। तो पुलिस ऑफिसर भी दायी है, वो हट रहा है वहां से, वो भी दायी है। जो तीसरा व्यक्ति आ रहा है उस पुलिस ऑफिसर को हटने के लिए दुष्प्रेरित कर रहा है, वो भी दायी है। और जो सबऑर्डिनेट लोग हैं जो सीधा मारपीट कर रहे हैं, वो 330 के अपराध के दायी। तो यही कहा जा रहा है कि जरूरत नहीं है कि दुष्प्रेरक स्वयं अपने दायित्व का लोप करे, तभी वो दुष्प्रेरक कहलाएगा। यदि वो किसी दूसरे व्यक्ति को अपने दायित्व का लोप करने के लिए उत्प्रेरित करता है, तब भी वो दुष्प्रेरक माना जाएगा। जो इसका दूसरा स्पष्टीकरण है वो ये कहता है कि दुष्प्रेरण का अपराध गठित होने के लिए यह कहीं भी आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया ही जाए या अपराध गठित करने के लिए अपेक्षित प्रभाव कारित ही हो। दो चीजें बात करता है दूसरा स्पष्टीकरण, कि आपने किसी को इंस्टिगेट कर दिया, आपने किसी को उकसा दिया। ध्यान रखिएगा, स्पष्टीकरण तो मुख्यतया बात करता है उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण की। जो इसके दृष्टांत आपको मिलेंगे दोनों उकसाने की ही बात करते हैं। तो उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण की स्पष्टीकरण दो बात करता है कि जरूरी नहीं है कि आपने किसी को उकसाया और आपके उकसाने के परिणाम स्वरूप उसने वो कार्य नहीं किया, तो अब आपका ये बचाव नहीं हो सकता कि साहब वो काम तो हुआ नहीं, आपका दुष्प्रेरण का अपराध कंप्लीट हो गया। स्पष्टीकरण तो कहता है कि गठित दुष्प्रेरण का अपराध गठित करने के लिए आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए। कोई जरूरत नहीं है कि आपने जिसको दुष्प्रेरित किया है वो जाकर दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप वो कार्य करे ही, नहीं भी किया उसने, तब भी आपका दायित्व पूरा हो गया। दूसरी चीज ये भी कहता है, ये भी जरूरी नहीं है कि अपराध गठित करने के लिए अपेक्षित प्रभाव कारित हो। पहले तो कहा कि कार्य नहीं किया गया तब भी आप दायी हैं, और दूसरा इसका जो पार्ट वो कहता है कि कार्य किया गया लेकिन जो प्रभाव आप चाहते थे वो प्रभाव नहीं मिला, उसके बावजूद आप अपने मूल दुष्प्रेरण के लिए दायी होंगे। दो दृष्टांत से समझने की कोशिश करें कि ए, बी और सी तीन पार्टी है। ए बी को उकसाता है कि तुम जाकर सी की हत्या कर दो। ए बी को उकसाता है कि तुम जाकर सी की हत्या कर दो। बी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं हत्या नहीं करूंगा। स्पष्टीकरण दो कहता है कि ए का दुष्प्रेरण का अपराध कंप्लीट हो गया, भले बी ने मना कर दिया, क्योंकि तुमने तो अपनी तरफ से सारा मेंस दिया, तुम्हारे पास था, तुमने उसको इंस्टिगेट भी करने की कोशिश कर ली, इंस्टिगेट कर भी दिया। इंस्टिगेट होने के बाद बी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं हत्या नहीं करूंगा। तो स्पष्टीकरण तो कहता है कि ए का दायित्व पूरा हो गया, ए ने दुष्प्रेरण का अपराध कंप्लीट कर दिया। तो ये पहला हिस्सा यही कहता है कि जरूरी नहीं है कि कार्य किया जाए, आपने किसी को उकसाया, आपका दायित्व पूरा हो गया, आप अबेटमेंट के दोषी हो गए। जो इसका दूसरा स्पष्टीकरण है वो दृष्टांत वो कहता है कि ए ने बी को उकसाया कि तुम जाकर सी को गोली मार दो या सी का जाके सर फोड़ दो। ठीक, आप किस बात के लिए उकसा रहे हैं? हत्या के लिए उकसा रहे हैं।
आप चाह रहे हैं कि उसके सर पे जाके गोली मार दे, उसका सर फोड़ दे, तो ए बी को उकसा रहा है कि तुम हत्या कर दो। बी जाता है और वो एक पतली सी लट्ठी लेके जाता है, पतली सी डंडी लेके जाता है और सी के सर पर 3 डंडी मारता है। तो क्या उससे उसके सी की मृत्यु होगी? नहीं होगी। सी को सिर्फ सामान्य उपहति होगी। तो बी तो सिर्फ उपहति के लिए दायी है, क्योंकि बी ने क्या किया? उपहति कारित की है। लेकिन ए किस बात के लिए दायी है? ए हत्या के दुष्प्रेरण के लिए दायी होगा। देखिए, वहां कोई कार्य नहीं किया गया था पहले वाले दृष्टांत में, तब भी ए हत्या के दुष्प्रेरण के लिए दायी था। उसने, ए ने बी से कहा था कि तुम जाके सी को गोली मार दो, बी ने मना कर दिया, उसके बावजूद ए हत्या के दुष्प्रेरण का दायी है। यहां बी ने ए के उकसाने के परिणाम स्वरूप कार्य किया, लेकिन वो प्रभाव पैदा नहीं हुआ। जो इफेक्ट ए चाह रहा था वो इफेक्ट पैदा नहीं हुआ। उसके बावजूद ए किस बात के लिए दायी होगा? ए हत्या के दुष्प्रेरण के लिए दायी होगा। और बी किस बात के लिए दायी होगा? बी सिर्फ उपहति के लिए दायी होगा। तो स्पष्टीकरण 2 को समझना थोड़ा सा जरूरी है कि कोई जरूरत नहीं है कि उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण जब हो रहा है तो दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप कार्य किया जाए या कार्य ना किया जाए, या कार्य किया जाए तो वैसा ही प्रभावकारित हो। अलग प्रभावकारित हो रहा है तब भी आप जिस कार्य के लिए आपने दुष्प्रेरित किया था आप उसी के लिए दायी पाए जाएंगे। जो तीसरा स्पष्टीकरण वो ये कहता है कि यह भी आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ हो। जो इसका मूल पार्ट है 108 का, वो भी यही बात कर रहा था कि जिस व्यक्ति को आपने दुष्प्रेरित किया है, यदि वो बच्चा है, वो पागल व्यक्ति है, वो भूल के अधीन काम कर रहा है, तो उसका कार्य अपराध नहीं है। जो करता है, डूअर है। यहां 2 लोग होंगे, एक अबेटर होगा, एक डूअर होगा। तो डूअर भले ही विधि अनुसार अपराध करने के लिए समर्थ नहीं है, उसके बावजूद अबेटर जिस बात के लिए उसने उकसाया है उस बात के दायित्व के अधीन होगा। या दूसरी बात कि जिस व्यक्ति को आपने उकसाया, डूअर को आपने उकसाया, अब डूअर अलग आशय से, अलग नॉलेज से काम कर दे रहा है। अबेटर का आशय अलग है, उसका नॉलेज अलग है, डूअर का आशय अलग है, उसका नॉलेज अलग है। तो इस बात का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। स्पष्टीकरण 3 यही करता है। इसके दृष्टांत को देखेंगे कि तो और चीजें स्पष्ट होती हैं कि का दूषित आशय से एक शिशु या पागल को कार्य करने के लिए दुष्प्रेरित करता है। या शिशु अब पागल यहां अपराध तो कर नहीं सकता, आपने जनरल एक्सेप्शंस में पहले ही पढ़ लिए हैं कि उनको एब्सोल्यूट इम्यूनिटी मिली हुई है। जो अपराध होगा यदि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता जो अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ है और वही आशय रखता जो का है, यहां चाहे वह कार्य किया जाए या ना किया जाए, का अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी है। आपने एक शिशु को उत्प्रेरित किया कि बेटा ये लो, ये जहर की पुड़िया है और तुम ये चाचा के खाने में मिला दो। एक 5 साल के शिशु को आपने उत्प्रेरित किया। तो तीसरा स्पष्टीकरण यही कहता है कि आप दायी होंगे, भले वो बच्चा खाने में मिलाए या ना मिलाए। आपने तो अपनी तरफ से दुष्प्रेरक के तौर पर जितनी चीजें आप कर सकते थे आपने कर दी। 107 और 108 को मिलाकर देखें तो आपने दुष्प्रेरण का अपराध कर दिया। अब वो शिशु खाने में मिलाए ना मिलाए इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी चीज कि आपने अब इफेक्ट की बात करें कि उसने दूसरे आशय से काम कर दिया कि या की हत्या करने के आशय से खा को, जो 7 वर्ष से कम आयु का शिशु है, वह कार्य करने के लिए उकसाता है जिससे या की मृत्यु हो जाती है। खा दुष्प्रेत के परिणाम स्वरूप वह कार्य का की अनुपस्थिति में करता है और उससे या की मृत्यु हो जाती है। यद्यपि एक 7 साल के बच्चे को, 7 साल से कम आयु के बच्चे को आपने कुछ कार्य सौंपा कि लो तुम चाचा के खाने में जहर की पुड़िया मिला दो, और चले गए, आप अपनी ड्यूटी चले गए या कहीं भी चले गए, और आपकी अनुपस्थिति में उस बच्चे ने चाचा के खाने में जहर की पुड़िया मिला दी, चाचा ने खाया और चाचा मर गया। तो वो बच्चा तो किसी अपराध का दोषी नहीं है क्योंकि वो 7 साल से कम है। लेकिन जो व्यक्ति जहर की पुड़िया बच्चे को दिया था वो व्यक्ति अपने दायित्व के अधीन रहेगा। वो इस बात का बचाव नहीं ले सकता कि साहब जब कर्ता का काम अपराध नहीं है तो मैं तो दुष्प्रेरक था, जब करने वाला ही अपराधी नहीं है तो मैं तो दुष्प्रेरक था, मैं कैसे दायी होऊंगा। तो कोई बचाव आपको नहीं मिलेगा क्योंकि 108 का तीसरा स्पष्टीकरण स्पष्ट कर देता है। अब यदि आपने किसी को, एक विकृत चित्त व्यक्ति था, विकृत चित्त व्यक्ति ऐसा है कि वो नहीं समझ पा रहा है कि वो जो कार्य कर रहा है वो विधि के प्रतिकूल है या अवैध है, नहीं समझ पा रहा। धारा 84 के कंटेंट देखें तो धारा 84 की परिधि में आ रहा है। अब उस विकृत चित्त व्यक्ति को एक व्यक्ति उकसाता है कि वो किसी पड़ोसी के घर में जाकर आग लगा दे,
तो अब विकृत चित्त व्यक्ति है, उसका काम तो 84 में संरक्षित हो जाता है, उसको कोई दायित्व तो नहीं रहेगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने उस विकृत चित्त व्यक्ति को उकसाया है वो 108 के तहत दुष्प्रेरक माना जाएगा और अपराधी कार्य की प्रकृति के अनुसार आगे दंडित किया जाएगा। ये यही बताता है स्पष्टीकरण 3 की कोई जरूरत नहीं है कि जिस व्यक्ति को आपने उकसाया है वो अपराध करने में विधि अनुसार समर्थ है, कोई जरूरत नहीं। आप बच्चे को भी उकसा रहे हैं तब भी आप दायी हैं, आप पागल को उकसा रहे हैं तब भी आप दायी हैं, आप किसी से भूल के दिन काम करा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये गाड़ी मेरी है तुम जाकर ले आओ, किसी व्यक्ति को आपने कहा और वो आपकी बात पर भरोसा करता है और वहां से गाड़ी उठा के आपको दे देता है जबकि वो गाड़ी आपकी नहीं थी। तो जो डूअर था, गाड़ी उठाने वाला व्यक्ति था, वो तो भ्रम के अधीन काम कर रहा था ना, तथ्य के भ्रम के अधीन, तो उसको धारा 76 संरक्षण देती है। लेकिन जिस व्यक्ति ने उसको तथ्य के भ्रम के अधीन डाला और गाड़ी अपने पास मंगवाई वो जिम्मेदार होगा। 108 कहती है कि आप जिम्मेदार होंगे। जो स्पष्टीकरण 4 है वो कहता है कि अपराध का दुष्प्रेरण अपराध होने के कारण ऐसे दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है। देखिए कहा गया कि हमने 108 पढ़ा तो 108 कहता है कि आप किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करते हैं तो आप अपराध का दुष्प्रेरण करते हैं। अब कहता है कि आप यदि दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण करते हैं, 3 स्टेज आ गए। आप सीधे यहां भी डूअर को दुष्प्रेरित कर रहे थे कि तुम जाकर सी को गोली मार दो, ए बी को इंस्टिगेट कर रहा था कि तुम सी को जाकर गोली मार दो। तो यहां अबेटर और डूअर के बीच बात हो रही थी। अबेटर ए हो गया, बी हो गया डूअर। अब कहा जा रहा है कि यहां एक व्यक्ति और आ जा रहा है, A1 आ जा रहा है। A1 को उकसाता है, A1 A को उकसाता है, A1 A को उकसाता है कि तुम B को उकसाओ कि वो C को जाकर गोली मार दे। देखिए डूअर और पहला अबेटर उनके बीच संबंध नहीं हो रही। पहला अबेटर कौन है? प्रिंसिपल अबेटर A1 है। उसके बाद A1 A को उकसाता है कि तुम B को उकसाओ कि वो C को जाकर गोली मार दे। तो A1 का दायित्व तो क्या होगा? यही स्पष्टीकरण 4 कहता है कि यदि जो आप जिस बात के लिए उकसा रहे हैं वो बात अपने आप में अपराध है तो A द्वारा B का उकसाना अपराध है, अबेटमेंट का अपराध है। तो A1 A को किस बात के लिए उकसा रहा है कि तुम अपराध करो। तो ये लिखा हुआ है कि अपराध का दुष्प्रेरण अपराध होने के कारण ऐसे दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है। पात्र यदि आप समझ लें तो आसान रहेगा कि जो दृष्टांत दिया हुआ दृष्टांत से भी कोशिश करते हैं कि चीज आप तक पहुंच पाए कि गा को या की हत्या करने को उकसाने के लिए खा को का उकसाता। देखिए 4 पात्र हो गए यहाँ, ए हो का हो गया, खा हो गया, गा हो गया और या हो गया। या कौन है? जिसकी हत्या की जा रही है, या वो व्यक्ति है जिसकी हत्या की जा रही है। अब कहानी में 3 हो गए, 2 अबेटर हो गए और एक डूअर हो गया। यदि आप उसको लिख लें तोड़ के तो फिर ये चौथा वाला स्पष्टीकरण ज्यादा आसान रहेगा। 4 पात्र हो गए, या वो व्यक्ति हो गया जिसकी हत्या की जानी है, गा वो व्यक्ति हो गया जिसके द्वारा हत्या की जानी है, ये डूअर हो गया, और का कौन हो गया? पहला अबेटर हो गया, और खा कौन हो गया? दूसरा अबेटर हो गया। तो जो का है वो खा को उकसाता है, का खा को उकसाता है किस बात के लिए? कि तुम गा को उकसाओ कि वो जाकर या की हत्या कर दे। तो यहां एक ही दायित्व की बात हो रही है कि एक इस बात के लिए दायी होगा। खा तो ठीक है, खाने गा को हत्या के लिए उकसाया है तो उसका काम 107 और 108 के तहत आ गया। एक इस बात का दुष्प्रेरण कर रहा है, ए दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण कर रहा है। ए बी से कह रहा है कि तुम सी को कहो कि उसकी जाकर हत्या कर दे। तो यही कहा जा रहा है कि दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है। अब स्पष्टीकरण देखें कि खा के उकसाने के परिणाम स्वरूप गा उस अपराध को करता है। अब जो खा है अपने अपराध के लिए हत्या के दंड से दंडनीय है। ठीक, खा है उसने सीधे गा को उकसाया हत्या करने के लिए, तो उसका काम 108 या 107 108 की परिधि में आ जाता है और वो अबेटमेंट के लिए दोषी है। ए क्या करता है? ऐसे अबेटमेंट करने के लिए खा को उकसाता है तो उसका काम चौथे स्पष्टीकरण में आ जाएगा। और का ने उस अपराध को करने के लिए खा को उकसाया है, इसलिए का भी उसी दंड से दंडनीय है। अबेटमेंट का अबेटमेंट, ए सीधे सी को नहीं उकसा रहा है कि तुम जाकर हत्या करो, वो बी को उकसा रहा है कि तुम सी को उकसाओ कि जाकर या की हत्या कर दे।
अबेटमेंट का अबेटमेंट कर रहा है। तो स्पष्टीकरण 4 कहता है ऐसे अबेटमेंट का अबेटमेंट भी अपराध होगा और उसी प्रकार दंडनीय होगा। स्पष्टीकरण 5 कहता है कि जब कॉन्स्पिरेसी होती है तो कई लोग रहते हैं। जब कॉन्स्पिरेसी का अपराध होता है, कॉन्स्पिरेसी के द्वारा अबेटमेंट होता है, तो कई लोग हो सकते हैं, एक या एक से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि डूअर जो काम करने वाला, ऐसी कॉन्स्पिरेसी के अधीन जो कार्य को करने वाला है, वो व्यक्ति सारे अबेटर के साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी में बैठा हो, कोई जरूरत नहीं है। डूअर अलग हो सकता है, कॉन्स्पिरेटर अलग हो सकते हैं। तो स्पष्टीकरण 5 यही कहता है कि षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध करने के लिए ये कहीं भी आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरक उस अपराध को करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर अपराध की योजना बनाए। मतलब जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति करता है वो कॉन्स्पिरेसी में बैठकर चाय पी रहा हो इन लोगों के साथ, कोई जरूरत नहीं। कर्ता अलग हो सकता है, कॉन्स्पिरेटर अलग हो सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। स्पष्टीकरण 5 कहता है कि कर्ता और अबेटर, डूअर और अबेटर, अबेटर कौन से, जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के द्वारा अबेटमेंट करते हैं, वो सब साथ बैठकर चाय पिए, कोई जरूरत नहीं। कॉन्स्पिरेटर अलग थे, डूअर अलग था, उसके बावजूद आप षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण के दोषी हो जाएंगे। यहां देखें जो इसका स्पष्टीकरण है उससे चीजें आसान होंगी। जो 5वां स्पष्टीकरण है वो कहता है या को विष देने के लिए का एक योजना खा से मिलकर बनाता है। विष को उसको देना है या को, या अलग उसको अलग कर देते हैं क्योंकि ABCD में ना आए वो काखा गा को हम एक सीरीज में रखेंगे और या को अलग सीरीज में रखेंगे। तो या को अलग इसलिए कर दिया जा रहा है कि उसको विष देना है। योजना कौन बना रहे हैं, का और खा, दोनों के बीच सहमति बन गई। का और खा ने तय कर दिया कि हाँ विष देकर इसकी या की हत्या करनी है। अब सहमति ये हो गई कि का कहता है कि मैं विष का जुगाड़ कर लूंगा, मेरे पास है संसाधन, मैं विष का जुगाड़ कर लूंगा। अब खा कहता है कि तुम विष लाके मुझको दे दो, मैं ये विष का, मेरे पास एक आदमी है, मैं उसको सारी चीजें समझा दूंगा, तो वो जाकर या को विष दे देगा। अब देखिए डूअर कौन हो गया, गा हो गया। कॉन्स्पिरेसी किनके बीच हुई थी, ए और बी के बीच हुई थी। सी तो उस कॉन्स्पिरेसी में था नहीं, सी उस कॉन्स्पिरेसी में नहीं था। सी कौन है, डूअर है। तो स्पष्टीकरण कहता है कि खा तब यह वर्णित करते हुए गा को यह योजना समझा देता है कि कोई तीसरा व्यक्ति विष देगा, किंतु का नाम नहीं लेता। ठीक, अब एक मीटिंग हुई ए और बी के बीच, एक मीटिंग हुई बी और सी के बीच, एक मीटिंग हुई ए और बी के बीच, दूसरी मीटिंग हुई बी और सी के बीच। बी से सी कहता है, सी से बी कहता है कि तुम विष दे दो जाकर, तुम ये परेशान मत हो कि विष कहां से मिलेगा। तो देखिए तीनों लोग एक साथ नहीं बैठ रहे, ए बी सी तीनों एक साथ नहीं बैठ रहे। उसके बावजूद जब सी विष द्वारा या की हत्या करता है तो ए बी दोनों अबेटर के रूप में जिम्मेदार होंगे, यद्यपि ए की कोई मीटिंग सी से नहीं हुई थी। यही लिखा हुआ है कि षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध करने के लिए आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरक उस अपराध को करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर उस अपराध की योजना बनाए। योजना ए और बी के बीच बनी थी, सी उस योजना में शामिल नहीं था, सी की तो ऐसे कोई मुलाकात भी नहीं हुई। लेकिन 5वें स्पष्टीकरण के राडार में ए आ जाता है और वो दायी होगा। तो ये जो अबेटर और अबेटर को स्पष्ट करने के लिए 5 स्पष्टीकरण दिए गए हैं उनकी बात हो रही थी। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि 108 किसकी बात करता है, अपराध, दुष्प्रेरण कब अपराध होगा। आप 107 में किसी भी चीज का दुष्प्रेरण करें वो सारी चीजें अपराध नहीं है, पर 108 बात करता है कि आपका दायित्व तब आएगा आईपीसी के तहत जब आप किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करें या किसी ऐसे कार्य के किए जाने का दुष्प्रेरण करें जो अपराध होता, उसमें सिर्फ इस एक कारण की कमी, एक कमी हो जा रही है कि उसको करने वाला व्यक्ति समर्थ नहीं था, वो पागल था, वो बच्चा था, वो तथ्य के भ्रम के अधीन कार्य कर रहा था, वो आवश्यकता में कार्य कर रहा था, इस कारण उसका कार्य अपराध नहीं है। तो आप दुष्प्रेरक को बचाव नहीं मिलेगा कि वो कहे कि साहब जब बच्चे का कार्य अपराध नहीं है तो मैं कैसे दुष्प्रेरक के तौर पर दायी हो सकता हूं। आईपीसी ने आपकी व्यवस्था कर दी है कि यदि कार्य करने वाले व्यक्ति की असमर्थता के कारण कोई बात अपराध नहीं है तो दुष्प्रेरक अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। तो ये बात थी 108 की। अब एक महत्वपूर्ण प्रावधान और इसमें पढ़ते हैं 114 में आ जाए। 114 अपराध की बात नहीं करता, वो एक साक्ष्य का नियम कह सकते हैं कि एविडेंस का रूल है और वो खुद अपने आप में अपराध नहीं है, वो
जो अबेटर था, अबेटर को उठाकर कहां ला देता है, डूअर की श्रेणी में ला देता है, यद्यपि आप वास्तव में उस कार्य को नहीं कर रहे होते। देखिएगा, अभी आप अबेटर के तौर पर दायी थे, आप उकसा रहे हैं किसी को, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, या आप इंटेंशनल एड दे रहे हैं, और जिस कार्य को आप उकसा रहे हैं वो अपराध है, तो 108 कहता है कि आप अपराध के दुष्प्रेरण के दायी होंगे। अब आप यद्यपि वास्तव में अभी दुष्प्रेरण ही कर रहे हैं, डूअर नहीं है, डूअर कोई और है, कर्ता कोई और है, लेकिन एक एडिशनल चीज आप कर देते हैं कि आप मौके पर चले जाते हैं। यदि आप मौके पर ना जाते तो आप सिर्फ अबेटर होते, यदि आप मौके पर चले गए तो 114 कहती है हम मानेंगे कि आपने अब वो अपराध किया है। मतलब अबेटर से आपको कहां बना दे रही है, पार्टिसिपेंट बना दे रही है, सिर्फ एक काम के कारण कि आप मौके पर चले गए। 114 देख लें। 114 कहती है कि जब कभी कोई व्यक्ति जो अनुपस्थित होने पर दुष्प्रेरक के नाते दंडनीय होता है, अनुपस्थित होते तो आप सिर्फ दुष्प्रेरक के लिए दायी होते, आपने क्या किया, उस समय उपस्थित हो जाता है जब वह कार्य या अपराध किया जाए जिसके लिए दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप दंडनीय होता, तब यह समझा जाएगा कि उसने कैसा कार्य या अपराध किया है। इसमें 114 जानने के लिए 3 महत्वपूर्ण चीजें जानना जरूरी है कि ये डीमिंग प्रोविजन है, जैसे प्रिजम्पशन क्लॉज होते हैं कई जगह कि डीम्ड कर लिया जाता है यद्यपि आपने वो कार्य नहीं किया है, तो ये भी एक तरह से डीमिंग प्रोविजन है। आपने वास्तव में वो अपराध नहीं किया है, आप उस अपराध के अबेटर थे, यदि आप मौके पर ना जाते तो आपको सिर्फ अबेटमेंट के लिए दायी पाया जाता। आपने अतिरिक्त काम क्या कर दिया कि आप मौके पर भी चले गए, तो 114 कहती है कि यदि आप मौके पर चले गए हैं और परिस्थितियां ऐसी हैं कि यदि आप मौके पर ना गए होते तो आप अबेटर के तौर पर जिम्मेदार होते, तो अब हम मान लेंगे कि आपने वो अपराध किया है, आप डूअर हो जाएंगे। पर 114 लागू करने के लिए 3 कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन लिख सकते हैं आप, द अबेटमेंट शुड बी प्रायर टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। मतलब जो अबेटमेंट का काम था, अबेटमेंट का काम उस वास्तविक घटनाक्रम के होने के पहले कंप्लीट हो चुका था। प्रायर अबेटमेंट जो है आपका प्रायर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप मौके पर उपस्थित हैं और फिर आप किसी को अबेट कर रहे हैं, तब 114 की जरूरत ही नहीं है, तब तो आप सीधे 34 में आ जाएंगे। 114 की जरूरत तब पड़ती है कि आप मौके पर यदि जो अबेटमेंट का काम था, जो प्री मीटिंग्स ऑफ माइंड्स थी, या आप कहें इंटेंशनल एड था, या आप उकसाने का इंस्टिगेशन का काम था, वो आपने ऑलरेडी कर दिया था, आपने कर दिया था। जो अबेटमेंट है कि द अबेटमेंट शुड बी प्रायर टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, जो अबेटमेंट है वो अपराध के करने से पहले किया जा चुका था। द अबेटमेंट मस्ट बी कंप्लीटेड बाय इटसेल्फ, अबेटमेंट पूरा भी हो चुका था, अबेटमेंट अपराध के पहले किया गया था, कार्य के पहले किया जा चुका था, और अबेटमेंट पूरा भी हो चुका था। और उसके बाद अबेटर एक नई चीज क्या करता है, द अबेटर मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ ऑफेंस। आपने अबेटमेंट कर दिया था, अबेटमेंट आपका पूरा हो गया था, अब आप घर पे बैठे रहते तो आप सिर्फ अबेटर होते, लेकिन आपने अबेटमेंट करने के बाद, अबेटमेंट कंप्लीट करने के बाद उत्सुकता में कहां चले जा रहे हैं, मौके पर चले जा रहे हैं। तो अब आपकी डिग्री जॉब जो अभी आप सेकंड डिग्री में आ रहे थे, अब आप कहां चले जाएंगे, अब आप चले जाएंगे, एलिवेट हो जाएंगे, अब आप अबेटर नहीं रहेंगे, अब आपको डूअर मान लिया जाएगा। आप ना आते तो आप तो अबेटर थे, अब आप मौके पर आ गए हैं, तो 114 कहती है यदि आप मौके पर ना आते तो सिर्फ अबेटमेंट के तौर पर आप दायी होते, आपने किसी को हथियार दिया था कि जाओ उसको गोली मार दो, घर पे बैठे हुए थे आप, तो आप सिर्फ अबेटर थे। लेकिन जब डूअर गोली मारने जा रहा है तो आप भी पीछे से मोटरसाइकिल लेकर मौके पर पहुंच गए, अब आप ये नहीं रहेंगे, अब आप सिर्फ अबेटर नहीं रहेंगे, अब आप भी डूअर की श्रेणी में आ जाएंगे, यही लिखा हुआ। पर शर्त ये जानना जरूरी है कि कब ऐसा होगा, ऐसा तब होगा जबकि अबेटमेंट प्रायर टू कमीशन ऑफ ऑफेंस हो, अबेटमेंट कंप्लीट हो चुका हो प्रायर टू कमीशन ऑफ ऑफेंस, और उसके बाद एक एडिशनल काम आप क्या कर रहे हैं कि आप मौके पर पहुंच जा रहे हैं। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि यदि अबेटमेंट मौके पर ही आप कर रहे हैं, अबेटमेंट मौके पर ही कर रहे हैं, तब 114 लागू नहीं होगी। अबेटमेंट, क्योंकि वहां तो आप प्रिंसिपल ऑफेंडर के साथ शामिल हो गए, प्रेजेंस आपकी आ गई, अबेटमेंट पहले हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए, एडिशनल काम है कि आप मौके पर चले गए, तब 114 आती है। अदरवाइज आप तो 34 में आ जाएंगे, वहां सीधा मौके पर प्रेजेंस है आपकी और वहां आप खड़े खड़े अबेटमेंट कर रहे हैं, तो 114 की जरूरत नहीं है, वहां आप सीधे 34 में आ जाएंगे। 114, 34 और 120 भी
तो जब 34 और 120B के भी प्रावधान पढ़ लेंगे तब इन तीनों को एक साथ देखेंगे कि इनमें क्या क्या बारीकियां हैं और क्या क्या अंतर। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ये दंडात्मक प्रावधान नहीं है 114। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि 114 का चार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा, तो 114 का चार्ज नहीं लगता है, ये दंडात्मक प्रावधान नहीं है। ये क्या है, एक तरह से कह सकते हैं प्रिजम्पशन क्लॉज, और प्रिजम्पशन भी कैसा, इररिबटेबल है, इररिबटेबल प्रिजम्पशन है। यदि इतना साबित हो गया कि आपने प्रायर टू कमीशन ऑफ ऑफेंस अबेटमेंट किया था और आपकी मौके पर प्रेजेंस साबित हो गई, तो फिर इररिबटेबल प्रिजम्पशन है। आप नहीं कह सकते कि साहब मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। इसी को आप खंडित कर सकते हैं कि आपका अबेटमेंट से आप बचा लें अपने आप को, या आप अपनी प्रेजेंस को ना साबित कर लें। यदि ये दो चीजें साबित हो गई तो फिर आप रिवर्ट नहीं कर सकते हैं कि साहब मैंने गोली नहीं चलाई थी। इतना साबित हो गया कि आप अबेटर थे और आप मौके पर उपस्थित थे, इररिबटेबल प्रिजम्पशन है। ये आप लिख सकते हैं, एक महत्वपूर्ण केसला है इसमें, री मोहम्मद लेवल AIR 1931, री मोहम्मद लेवल AIR 1931। इसमें कहा गया, इट शुड बी नोटेड दैट 114 इज एविडेंसरी इन नेचर, ये साक्षिक प्रकृति का है, एंड नॉट पनिटिव, बिकॉज it establish a presumption which is irrebuttable that actual presence plus prior abatement can mean nothing else but prior participation। आपकी प्रेजेंस आपको कहां पहुंचा दे रही है, अबेटर से डूअर में बना दे रही है। तो यही 114 कहता है कि एक और अच्छा मामला हुआ इसमें, मथुरल्ला आदि रेड्डी वर्सेज स्टेट ऑफ हैदराबाद, मथुरल्ला आदि रेड्डी वर्सेज स्टेट ऑफ हैदराबाद। और प्रेजेंस कैसी होनी चाहिए, एक्चुअल प्रेजेंस की बात हो रही है कि प्रेजेंस आपकी एक्चुअल होनी चाहिए। तो ये 114 महत्वपूर्ण है। जब प्रैक्टिकली आप काम करेंगे तो कई बार आपको मिलेगी, परीक्षाओं में भी 114 से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आ जाएं 109 पर। 109 बात करती है दंड की। 109 और कुछ नहीं बताती है कि अबेटर को दंड क्या देंगे। आपने जान लिया कि इस व्यक्ति ने इस अपराध का दुष्प्रेरण किया था, इसने हत्या का दुष्प्रेरण किया था, इसने चोरी का दुष्प्रेरण किया था, इसने उपहति का दुष्प्रेरण किया था, ये आप जान गए। 107 और 108 को आपने एक साथ पढ़ा और उससे आप ये तय कर पा रहे हैं कि इस व्यक्ति ने इस अपराध का दुष्प्रेरण किया था, तो दंड उसको क्या देंगे। 109 यही बताती है। 109 पहली चीज ये जान लें कि 109 कब लागू नहीं होगी। 109 लागू नहीं होगी, 109 का शब्द लिखा हुआ है कि दुष्प्रेरण के दंड के लिए इस संहिता द्वारा कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है। यदि दुष्प्रेरण के दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध ऑलरेडी कर दिया गया तब 109 का अवलंब नहीं लेंगे। अब कहां कहां उपबंध किया गया, जैसे 121 देखें, 131 देखें, 135 देखें, तो ये ऐसे प्रावधान हैं जहां पर आपको मिलेगा कि दुष्प्रेरण के लिए दंड है। 138 देखें, 121 में, 130 में, 131 में, 135 में, 138 में, यहां आपको देखने को मिलेगा कि दुष्प्रेरण के लिए दंड की स्पेशल व्यवस्था कर दी गई है इन धाराओं में। और 109 कहती है जहां संहिता में अभिव्यक्त उपबंध नहीं है दुष्प्रेरण के दंड के लिए तब 109 की बात होगी। जहां अभिव्यक्त उपबंध है वहां 109 की बात नहीं होगी। सिर्फ बात 109 क्या बताना क्या चाहती है कि दंड कितना देना है, यही वो बताना चाहती है। तो सरल सा बात कहती है कि यदि संहिता में कहीं किसी अपराध के लिए स्पेसिफाइड करके दंड बता दिया गया है दुष्प्रेरण के लिए, तो वहां आप वो दंड दीजिए। जहां संहिता में दुष्प्रेरण के लिए दंड नहीं बताया गया है तब 109 में आ जाइए। और 109 क्या कहती है, जो कोई किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया जाता है। एक व्यक्ति ने किसी कार्य का दुष्प्रेरण किया और दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया भी गया। आपने किसी को उकसाया कि जाकर उसको गोली मार दो और उसने गोली मार दी, वो मर भी गया, तो दंड कहां मिलेगा आपको, 109 में मिलेगा। 109 क्या कहता है कि दंड कितना मिलेगा, तो वह उस दंड के लिए दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है। अब हत्या के लिए जो दंड है वो दुष्प्रेरक को भी मिलेगा। 109 सिर्फ यही बताती है कि दंड कितना देना है। दंड देना है तो कहता है कि यदि दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप दुष्प्रेरित कार्य किया जाए, दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप दुष्प्रेरित कार्य किया जाए, ये ध्यान रखिएगा कि आपने जिस कार्य के लिए दुष्प्रेरित किया था वही कार्य दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया गया। तो दंड कितना मिलेगा आपको, आपको उसी अपराध के लिए दंड मिलेगा जितना उस अपराध के लिए प्रावधानित है। फिर कब माना जाएगा
कि कोई किया गया कार्य दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया गया है, तो 109 का स्पष्टीकरण कहता है कि हम मानेंगे कि किया गया कार्य दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया गया है यदि वो उकसाहट के परिणाम स्वरूप किया जाता है। आपने जो इंस्टिगेट किया था ना किसी को, उसी इंस्टिगेशन के परिणाम स्वरूप उसने अपराध कर दिया। आपने जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की थी, उस जो कॉन्स्पिरेसी की थी, अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, और उस कॉन्स्पिरेसी के अनुसरण में वो अपराध किया जाता है, तब भी मानेंगे कि दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया गया है। या जो आपने इंटेंशनल एड दी थी, उस एड से मिलकर वो काम करता है, उस एड के परसुएंस में काम करता है, तब भी मानेंगे कि उसने दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप काम किया था। तो 109 सिर्फ दंड की बात करता है। हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि हम जान तो गए कि इसने दुष्प्रेरण किया, पर इसको दंड कितना देंगे। तो दंड के लिए कहता है कि यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया जाए तो उसको वही दंड दे दीजिए जो उस अपराध के लिए प्रावधानित है। हाँ, पर 109 का अवलंब आपको वहां नहीं लेना है जहां की स्पेशली बता दिया गया है कि यहां पर इस कार्य के दुष्प्रेरण के लिए इतना दंड देना। तो 4-5 धाराएं आपको मिलेंगी, 121, 130, 131, 135 और 138, जहां पर दुष्प्रेरण के लिए स्पेशली दंड की व्यवस्था बता दी गई है। इसके दो दृष्टांत हैं, वो दृष्टांत देख लें कि यहां यह जरूरी है 109 में कि कार्य किया जाना चाहिए। यदि कार्य नहीं किया गया है तब दंड दूसरा मिलेगा, कम दंड मिलेगा। यहां आपको दंड तब दिया जा रहा है जब दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप कर दिया जा रहा, मतलब जो कार्य दुष्प्रेरक अबेटर करवाना चाह रहा था, डूअर ने वास्तव में वही कार्य कर दिया, तो दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप वांछित कार्य हो गया, तब 109 की बात होती है। यदि कार्य नहीं होगा तब हम देखेंगे 115, 16 वहां से प्रावधान होते हैं और दंड आपको कम मिलेगा। इसका दृष्टांत देखें, बी वाला दृष्टांत देखें कि खा को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए का उकसाता है और खा उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप वह अपराध करता है, का दुष्प्रेरण के अपराध का दोषी है और उसी दंड से दंडनीय है जो खा को मिलना। आपने एक व्यक्ति को उकसाया कि जाके कोर्ट में मिथ्या बयान दे दो, और आपके उकसाने के परिणाम स्वरूप उसने मिथ्या बयान दे भी दिया, तो अब उकसाने वाले व्यक्ति को क्या दंड मिलेगा? 109 कहती है कि जो दंड मिथ्या साक्ष्य के लिए है वही दंड इसको भी मिलेगा। 110 में आ जाए। अब यहां पर थोड़ी थोड़ी चीजें बदलेंगी। अभी आपने जिस कार्य के लिए दुष्प्रेरित किया था 109 में, वही कार्य कर दिया गया, तो दंड भी आपको उसी अपराध के लिए मिल रहा है। अब प्रैक्टिकली आप सोचें कि कुछ समस्याएं आ सकती हैं। हाँ, ये चीज और जाने कि 109 का चार्ज लगेगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि 109 अपने आप में सेपरेट ऑफेंस है, और सेपरेट ऑफेंस है, अभियुक्त के ऊपर सेपरेट चार्ज लगेगा और उसको बाद में दंड भी दिया जाएगा। जो दुष्प्रेरक है उसको दुष्प्रेरण के लिए दंड दिया जाएगा, जो डूअर है उसको कार्य करने के लिए दंड दिया जाएगा। एक चीज और ध्यान रखें कि जो ये दंड होगा, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ए ने बी को इंस्टिगेट किया कि जाकर सी की हत्या कर दो, और बी ने सी की हत्या कर दी, तो बी को अलग दंड मिले, कर्ता को अलग दंड मिले और दुष्प्रेरक को अलग दंड मिले? ऐसा किया जाना क्या ठीक रहेगा कि दुष्प्रेरक को हमने 1 साल की सजा दे दी और जो डूअर था उसको आजीवन कारावास दे दिया? ऐसा नहीं करना। एक अच्छा मामला हुआ अशोक निवृत्ति देसाई वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अशोक निवृत्ति देसाई वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1995 CRLJ 826। इस मामले में कहा गया कि इन सच केसेस, इसमें एक 376 का मामला हुआ था और 376 एक डूअर था और कुछ लोग उस झोपड़ी के बाहर खड़े हुए थे जहां 376 का कार्य किया जा रहा था, चौकीदारी कर रहे थे। चौकीदारी कर रहे थे मतलब अपराध किए जाते समय वो इंटेंशनल एड दे रहे थे उनको, आरोपी को, इसलिए वो अबेटर थे। अब जब दंड दिया गया तो 376 के लिए डूअर को ज्यादा दंड दे दिया गया और जो अबेटर थे, जो बाहर चौकीदारी कर रहे थे, हट के बाहर की रेप आसानी से वो कर पाए, उनको कम दंड दिया गया। तो इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा इन सच केस कोर्ट शुड नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन in the quantum of sentence to be awarded to the principal offender and that awarded to the offender who abated the commission of the offense। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम भारी अंतर कर दे दोनों के दंड में, ऐसे अंतर करने से बचना चाहिए। तो जो अबेटमेंट के लिए दंड, जो डूअर के लिए दंड दे, वही दंड अबेटर को भी दे दें, ऐसा इस मामले में कहा गया। अशोक निवृत्ति देसाई वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो 2-3 चीजें आती हैं कि 109 के बारे में जानना जरूरी है कि यहाँ अपराध होना जरूरी है, कार्य होना जरूरी है, और कार्य वही हुआ है जिस कार्य के लिए दुष्प्रेरित किया गया था। तो 109 का सेपरेट चार्ज लगेगा, 109 की सेपरेट
दंड मिलेगा। और जो प्रोसीजरल प्रोविजन है कि 109 का ट्रायल कहाँ चलेगा, क्या 109 कंपाउंडेबल रहेगा, क्या 109 के लिए सम्मन जारी होगा, वारंट जारी होगा। तो जब आप शेड्यूल देखें सीआरपीसी का, तो ये भी कई सारे मामलों में कहा गया कि जितने भी प्रोसीजरल प्रोविजन उस मूल अपराध के लिए थे, कि उसके लिए सम्मन जारी होगा, वारंट जारी होगा, उसका कंपाउंडेबल है, या उसका ट्रायल बाय सेशन है, ट्रायल बाय जेएमएफसी है, कई सारे प्रोसीजरल प्रोविजन हर अपराध के साथ दिए हुए हैं। तो कहा गया अबेटमेंट का जब अपराध होता है तो वो सारे प्रोसीजरल प्रोविजन जो मूल अपराध के लिए हैं, वही सारे प्रोसीजरल प्रोविजन अबेटमेंट के लिए भी लागू हो जाते हैं। तो जजमेंट आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये है नरसिम्हा नारायण चंदर वर्सेज इंपरर, AIR 1931। नरसिम्हा नारायण चंदर वर्सेज इंपरर, AIR 1931। एक मामला है प्रसन्न कुमार वर्सेज आनंद चंद्र, AIR 1970। इन मामलों में कहा गया कि हमें प्रोसीजर भी तो चाहिए होगी, प्रोसीजर कहां से मिलेगी, अबेटमेंट के लिए अलग से प्रोसीजर तो कोई बनाई नहीं गई है। तो कहा गया जो मूल अपराध था, आपने हत्या का दुष्प्रेरण किया है, तो हत्या के लिए जो भी प्रोसीजरल प्रोविजन है कि उसका ट्रायल बाय सेशन होगा, नॉन बेलेबल होगा, और उसमें कितना पनिशमेंट होगा, जितने भी प्रोसीजरल प्रोविजन आपको सीआरपीसी में हत्या के लिए मिलते हैं वो सारे अबेटमेंट पर भी लागू हो जाएंगे। इन मामलों में यही कहा गया, प्रैक्टिकल भी है। अब बात कर लें 110 की। अभी जिस कार्य के लिए दुष्प्रेरण किया जा रहा था, जो अबेटर कार्य कराना चाह रहा था, डूअर ने वही कार्य किया था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब 110 कहता है कि और दोनों का आशय और ज्ञान भी एक था, अबेटर भी सी को मरवाना चाहता था, बी भी सी को मारना चाहता था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहां पर जो डूअर है, डूअर का आशय और ज्ञान अबेटर से यदि भिन्न हो गया, 109 में कोई दिक्कत नहीं थी, कार्य भी वही हो रहा था, उसी आशय ज्ञान से हो रहा था। अब मान लीजिए कि जो करता है उसका आशय या ज्ञान अबेटर के आशय या ज्ञान से भिन्न है, तब क्या होगा? तो 110 कहता है वहां भी कोई अंतर नहीं पड़ता है, अबेटर अपने काम के लिए जिम्मेदार होगा, भले ही डूअर का आशय और ज्ञान अलग रहा हो। 110 यही कहता है कि जो किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति ने दुष्प्रेरक के आशय या ज्ञान से भिन्न आशय या ज्ञान से वह कार्य किया है, तो वह उसी दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, यदि वह दुष्प्रेरक के ही आशय या ज्ञान से, ना कि किसी अन्य आशय या ज्ञान से करता। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि आप ए नामक व्यक्ति है, ए नामक व्यक्ति सी को मरवाना चाहता है, उसका चुनावी प्रतिद्वंदी, अभी चुनाव चल रहा था उसी का उदाहरण ले लेते हैं कि चुनाव में सी ने ए को हराया था और ए बड़ा खुन्नस खाया हुआ था, वो चाहता था कि इसकी सी की हम हत्या करा देंगे। उसने बी से संपर्क किया, उसको 5 लाख रुपए दिए कि ये तुम इसको मार दो। बी को लगा कि मैं तो इसको ऑलरेडी मारने वाला था, 5 लाख रुपए फिर फ्री में मिल गए। तो क्या ए ये बचाव ले सकता है कि साहब ये तो अपने आशय या ज्ञान से, इसने मेरे कहने पर नहीं मारा, ये तो खुद मारने वाला था सी को, तो मैं कहां शामिल हो गया? तो ए ऐसा कोई बचाव नहीं ले सकता है, भले कर्ता का आशय या ज्ञान दुष्प्रेरक के आशय या ज्ञान से भिन्न हो। 110 कहता है कि हम ऐसे ही मान के चलेंगे कि दुष्प्रेरक के आशय या ज्ञान से ही कर्ता ने कार्य किया है, दुष्प्रेरक को कोई बचाव नहीं मिलेगा। 111 अब एक और बात करता है कि यदि भिन्न कार्य कर दिया, आपने किसी कार्य के लिए उकसाया था और जो डूअर है, जो करता है, वो दूसरा कार्य कर देता है, तब क्या होगा? आप तो कह देंगे कि मैंने तो साहब गोली चलाने के लिए कहा था, लाठी चलाने के लिए तो कहा नहीं, इसने लाठी चला दी तो मैं जिम्मेदार थोड़ी हूं। क्या ऐसा कह सकते हैं? ना समझी सी लगती है। तो 111 यही कहता है कि जबकि किसी एक कार्य का दुष्प्रेरण किया जाए, देखिए 109 में कार्य, आशय, ज्ञान सब समान था, डूअर का और अबेटर का सब समान था, कार्य भी समान था, आशय भी समान था, ज्ञान भी समान था। 110 में आशय और ज्ञान दोनों के अलग अलग हो जाते हैं, कार्य समान है लेकिन डूअर का आशय अलग हो गया, वो अपनी रंजिश में सी को मार रहा है, और ए अपनी चुनावी खुन्नस में उसको मरवाना चाह रहा है। दोनों का आशय अलग अलग हो गया है, लेकिन दोनों कार्य एक कराना चाह रहे थे, दोनों का कार्य एक था, अबेटर मरवाना चाहता था, डूअर मारना चाहता था, आशय या ज्ञान अलग अलग हो गए, तो वहां भी कोई अंतर अबेटर की जिम्मेदारी पर नहीं पड़ रहा। इसी तरह यदि जो कार्य किया जा रहा है कार्य अलग हो जा रहा है, अब यहाँ कार्य अलग हो जाएगा। 110 में आशय और ज्ञान अलग हो रहा था, यहाँ कार्य अलग हो रहा था कि यदि जिस कार्य का दुष्प्रेरण किया जाता है और कोई भिन्न कार्य कर दिया जाता है,
तब दुष्प्रेरक किए गए कार्य के लिए उसी प्रकार और उसी विस्तार तक दायी होगा। अब माना जाएगा कि तुमने इसी कार्य का दुष्प्रेरण किया था, पर यह शर्त है कि कब हम ऐसा मानेंगे, तब मानेंगे जबकि दुष्प्रेरण करते समय आप ये जानते थे कि जो ये कार्य भी अधिसंभाव है, ऐसा भी हो सकता है कि मैं इस कार्य के लिए दुष्प्रेरण कर रहा हूं तो ये कार्य ना होकर ये हो जाए। तो परंतु यह तब जबकि किया गया कार्य दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम था और उकसाहट के अधर के अधीन सहायता से अनुसरण में किया गया हो। बहुत सामान्य सी बात है कि आप ए नामक व्यक्ति को कह रहे हैं कि उस घर में लूट करनी है, आप किसी को हथियार दे रहे हैं, 4-5 लोग आ गए आपके पास, 4-5 लोगों को आपने हथियार दिया। हथियार क्यों दिया? कि आप चाहते हैं कि उस मालदार घर में लूट की जाए। अब जब वो लोग लूट करने जा रहे थे, आपने सिर्फ लूट करने के लिए कहा था, आपने उनको सिर्फ लूट करने के लिए कहा था, इसीलिए पिस्टल वगैरह दी थी कि देखो यार इनको डराना है, बस चलाना नहीं, ठीक। पर आप ये तो जान रहे थे ना कि जब आप किसी रहवासी घर में लूट करने जा रहे हैं तो वहां जो लोग रहने वाले होंगे, जब आप उनकी संपत्ति को लेकर जाएंगे तो वो कुछ रिटेलिएट कर सकते हैं। ये तो आपको पता था ना। यदि उस घर में कोई रहता है और आप उसकी संपत्ति को उसके सामने लेकर जाएंगे तो वो कुछ ना कुछ प्रतिरोध करेगा, और जब प्रतिरोध करेगा तो ये पिस्टल है, ये पिस्टल चलाई भी जा सकती है, ये आप जान रहे थे। तो यद्यपि आपने किस बात के लिए दुष्प्रेरण किया था? लूट के लिए, हत्या के लिए आपने दुष्प्रेरण नहीं किया था, पर आप ये जान रहे थे ना कि लूट करते समय ऐसा हत्या हो सकती है, पिस्टल आप दे ही रहे हैं। तो यहां आप नहीं कह सकते कि साहब मैंने तो दुष्प्रेरण लूट के लिए किया था, हत्या के लिए तो मैंने दुष्प्रेरण किया नहीं था। 111 कहता नहीं, यदि दुष्प्रेरक ने जिस कार्य के लिए दुष्प्रेरण किया है उससे भिन्न कार्य कर दिया जाता है और आप जानते थे कि ऐसा भिन्न कार्य उन परिस्थितियों में होना संभव है, तो 111 कहती है आप दायी होंगे, उस भिन्न कार्य के लिए भी दायी होंगे। तो इसके दृष्टांत है, उनको स्पष्ट करते हैं कि ए नामक व्यक्ति है, एक शिशु को देता है जहर कि तुम चाचा की थाली में डालाओ, चाचा मर जाएगा, और वो शिशु जाता है बब्बा की थाली में डाल देता है। तो शिशु ने क्या किया? अब बब्बा को नहीं मारना चाह रहे थे, चाचा को मारना चाह रहे थे, और उस शिशु ने गड़बड़ी कर दी। और आप कहेंगे साहब मैं तो बब्बा को मारना ही नहीं चाह रहा था, मेरी तो उससे कोई रंजिश ही नहीं थी, मेरा कोई मोटिव नहीं था उसको मारने का। तो कोई मानेगा? नहीं मानेगा। माना जाएगा कि आपने बब्बा को मारने के लिए ही उस बच्चे को दुष्प्रेरित किया था। यही 111 कहता है कि भिन्न कार्य के लिए भी आप जिम्मेदार हैं। आप जान रहे थे कि वो बच्चा है, वो नहीं जान रहा कि कौन सी थाली किसकी है, तो हो सकता है कि वो एक थाली में न डालकर दूसरी थाली में डाल दे। आपको सारी परिस्थितियां प्रोबेबल थी, प्रोबेबल मतलब आप उसको कहीं ना कहें कि प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस से आप परिचित थे कि ऐसा भी हो सकता है, और उसके बावजूद आपने दुष्प्रेरण किया था, तो आप जो परिणाम प्राप्त हुआ है उसके लिए जिम्मेदार होंगे। अब शर्त यह है कि जो प्रोबेबल होना चाहिए, जो परिणाम प्राप्त हुआ है वो दुष्प्रेरण करते समय आप उसकी प्रोबेबिलिटी को जान रहे थे। यदि जो परिणाम प्राप्त हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी की आप प्रत्याशा कर ही नहीं सकते थे, तब दायी नहीं होंगे। जो 111 का दूसरा दृष्टांत है इसी की बात करता है कि आप किसी व्यक्ति को चोरी करने के लिए उकसाते हैं, गृह जलाने के लिए उकसाते हैं कि जाओ इसके घर में आग लगा दो, तो ये तो आप प्रत्याशा कर सकते हैं कि उस घर में यदि कोई होगा तो वो जल सकता है, ये प्रत्याशा आप कर सकते हैं। आप ये प्रत्याशा कर सकते हैं कि उस घर में जितनी प्रॉपर्टी होगी वो जल जाएगी, भ्रष्टीकारित होगी। लेकिन आप क्या ये प्रत्याशा कर सकते हैं कि वो जिस व्यक्ति को मैंने घर जलाने के लिए कहा है उस घर से चोरी भी करेगा? इसकी प्रत्याशा आप नहीं कर सकते थे। ये अलग, बिल्कुल अलग नेचर का काम हो गया। तो चूंकि आप इसकी प्रत्याशा नहीं कर सकते थे, तो अब दुष्प्रेरक उस चोरी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। यदि जिस व्यक्ति को आपने गृह जलाने के लिए दुष्प्रेरित किया है वो जाकर उस घर में चोरी भी कर लेता है, तो चूंकि आप चोरी की प्रत्याशा नहीं कर सकते थे, वो बिल्कुल सेपरेट ऑफेंस है, सेपरेट नेचर का है, तो उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं होंगे, आप सिर्फ घर जलाने के दुष्प्रेरण के दायी होंगे। अब 112 कहता है कि वहां तो कार्य भिन्न हुआ था, 111 में कार्य भिन्न हो रहा है। 112 111 का प्रोविजो है, वो कहता है यदि कार्य करने के लिए दुष्प्रेरक अंतिम पूर्वगामी धारा के अनुसार दायित्व के अधीन है और दुष्प्रेरित कार्य के अतिरिक्त किया जाता है, और वो अतिरिक्त कार्य कोई अतिरिक्त अपराध का गठन कर देता है, तब भी 112 कहता है कि आप जिम्मेदार होंगे। दृष्टांत इसका बड़ा अच्छा है। एक नीलामी चल रही थी, मान लीजिए नीलामी में यदि आप लोगों ने वो कौन सी फिल्म आई थी, गंगा जल, उसमें देखते हैं कि नीलामी होने के दौरान कई बार मारपीट होती है। वो इंजीनियर साहब नीलामी करा रहे थे, तो वो गंगा जल का जो पात्र था वो जाकर मारपीट करता है उसको।
तो आपने सिर्फ किस लिए भेजा था कि जो ये नीलामी हो रही है, इस नीलामी में तुम्हें बाधा डालनी, जो पब्लिक सर्वेंट है वो नीलामी की प्रक्रिया कर रहा, उसमें सिर्फ बाधा डालनी। और जिस व्यक्ति को आपने भेजा था बाधा डालने के लिए, वो व्यक्ति उस पब्लिक सर्वेंट के हाथ पैर भी तोड़ देता है। बाधा तो डालता है ये नीलामी में, साथ में हाथ पैर भी तोड़ देता है। आप अब यहाँ पे कह सकते हैं क्या कि साहब हमने तो जो बाधा डाली थी, जो बाधा डालने के लिए कहा था, हमने तो हाथ पैर तोड़ने के लिए कहा नहीं था, और इसने सेपरेट ऑफेंस कर दिया है। तो 112 कहती है आपको ऐसा कोई अतिरिक्त बचाव नहीं मिलता है यदि जो भिन्न कार्य किया जा रहा है और आपके उकसाने के परिणाम स्वरूप किया जा रहा है, और आप जानते हैं कि ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेज, आप तो जान रहे हैं ना कि पब्लिक सर्वेंट को आप बाधा डालेंगे तो कुछ प्रतिरोध हो सकता है, तो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेज था, उसके बावजूद आपने उकसाया है और सामने वाले व्यक्ति ने जाकर एक अतिरिक्त कार्य कर दिया, एडिशनल कार्य कर दिया है। तो 112 कहती है इस एडिशनल कार्य के लिए भी आप जिम्मेदार होंगे। 113 भिन्न प्रभाव की बात करती है कि आपने एक विशेष प्रभाव कारित करने के लिए किसी को दुष्प्रेरित किया, और दुष्प्रेरित जिस डूअर को किया उसने वो कार्य किया, लेकिन वो प्रभाव ना कारित करके दूसरा प्रभाव कारित कर दिया। देखिए 109, इनको आप एक साथ लिख सकते हैं, तब चीजें यहां पर समझ में आएंगी कौन सी धारा क्या करे। 109 में काम और आशय ज्ञान सब समान है, डूअर का अबेटर का दोनों का समान है। 110 में जो डूअर और अबेटर है उनके इंटेंशन और नॉलेज अलग अलग हो जा रहे हैं, कार्य एक है। 111 में जो कार्य है वो अलग अलग हो जा रहा है, इंटेंशन और नॉलेज एक है लेकिन कार्य अलग हो जा रहा है। 112 कहती है एडिशनल कार्य कर दे रहे हैं, और 113 कहती है कि कार्य तो एक ही हुआ है, एक ही आशय और ज्ञान से हुआ है, लेकिन परिणाम दूसरा पैदा हो गया, इफेक्ट दूसरा पैदा हो गया। तो क्या इस पैदा हुए इफेक्ट के लिए डूअर जिम्मेदार रहेगा? क्योंकि यहां पर वो अबेटर जिम्मेदार रहेगा, क्योंकि डूअर तो जो इफेक्ट उसने पैदा किया है उसी के लिए जिम्मेदार रहेगा। अबेटर किस बात के लिए जिम्मेदार रहेगा? तो अबेटर उस पैदा हुए कार्य के लिए तो जिम्मेदार रहेगा ही, और जिसने उस अपराध, जिस अपराध का वास्तव में दुष्प्रेरण किया था उसके लिए भी जिम्मेदार रहेगा। 113 यही कहती है कि जबकि कार्य का दुष्प्रेरण किसी विशिष्ट प्रभाव को कारित करने के आशय से किया जाए और दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप जिस कार्य के लिए दुष्प्रेरक दायित्व के अधीन है वह कार्य दुष्प्रेरक के द्वारा आश्रित प्रभाव से भिन्न प्रभाव कारित करता है, तब दुष्प्रेरक कारित प्रभाव के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन होगा मानो वह। इसको एक दृष्टांत इसका भी देखें कि आपने किसी को कहा कि जाकर उसकी गर्दन काट दो, ए ने बी को कहा कि सी की जाकर गर्दन काट दो, आपने हत्या के लिए दुष्प्रेरण किया। अब बी जाता है और सी के तलवार से उसके गर्दन पर हमला करता है, पर तलवार उसके गर्दन को इतना नहीं क्षतिग्रस्त कर पाती कि उसकी मृत्यु हो जाए, और परिणाम स्वरूप एक सिर्फ उपहति कारित हुई उसको, या घोर उपहति कारित हुई। तो अब ए कहे कि साहब मैं तो हत्या कराना चाहता था, घोरुपति तो मैं कारित कराना नहीं चाहता था, तो मैं क्यों जिम्मेदार हूंगा? तो 113 कहती है नहीं, माना जाएगा कि आपने घोरुपति के लिए ही दुष्प्रेरण किया है, माना जाएगा कि आपने घोरुपति के लिए ही दुष्प्रेरण किया है, ऐसा हम मान के चलेंगे, यद्यपि जो प्रभाव आप कारित कराना चाहते थे वो प्रभाव नहीं कारित हुआ है। तो 113 यही कहती है कि यदि आपका प्रभाव, हाँ शर्त इसमें यह है कि जब आप 111 में देख रहे थे तो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस की बात हो रही थी, और यहां पर 113 में शर्त है कि आप जान रहे थे कि ऐसा परिणाम भी हो सकता है। आप जान रहे थे कि गर्दन पे मारा जाएगा, तो हमेशा तो ये जरूरी है नहीं कि वो मरेगा ही, हो सकता है कि बच भी जाए, तो आपकी जानकारी में तो ये था पहले से, तो आप ये कैसे इनकार कर सकते हैं कि साहब मैं नहीं ऐसा जानता था कि गर्दन पे मारने से बच भी सकता है कोई? तो ऐसा नहीं है। जो भिन्न प्रभाव कारित हुआ है, भिन्न प्रभाव के लिए भी आप जिम्मेदार रहेंगे। तो ये 109 से लेके 114 तक के जो प्रावधान थे महत्वपूर्ण है। 115 और 16 बात करते हैं कि कब अपराध ना हो तब भी आप जिम्मेदार होंगे, तो 115 और 16 उसकी बात करते हैं। दंड वहां पर कम हो जाता है, 109 में जब अपराध हो गया था तब जिम्मेदारी की बात हो रही थी, और 115-16 कहते हैं कि कार्य नहीं किया गया या कार्य किया गया उससे सिर्फ उपहति हुई, मृत्यु आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध के लिए आपने किसी को उकसाया था और उसने कार्य नहीं किया तो कम दंड मिलेगा, और यदि कार्य किया सिर्फ उपहति कारित हुई तो थोड़ा सा बेटर का दंड बढ़ जाता है। तो बाकी के प्रावधान इतने महत्वपूर्ण नहीं है, तो आप लोग एक बार देख सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी, और बहुत ही बेहतरीन सेशन आज का भी रहा, पर प्रश्न उत्तर के लिए अब अगले दिन जब नित्यानंद जी आ जाए तो हाँ, उसी दिन कर लेते हैं। जी जी, तो बहुत ही शानदार सेशन के लिए सभी
पार्टिसिपेंट्स की तरफ से आपको एक बार पुनः बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर इसी समय पर मिलते हैं और हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इसी तरह से जुड़ते रहें और इस कार्यक्रम का लाभ प्राप्त करते रहें। धन्यवाद सर। धन्यवाद।